तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अभी तक हमने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके के अजम्पशंस अच्छे से करा दिए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पहला पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पहला टाइप आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और इसको अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस क्लास से पहले जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको अच्छे से देख लेनी है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई क्लास होती है तो उसमें पुरानी वीडियो से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, जिसमें अगर आपने वो टर्म्स क्लियरली नहीं पढ़े हैं तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो पहला टॉपिक है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल क्या बोलता है। सबसे पहले मैं आपको एक बार और फर्क बताना चाहूंगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बीच में। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पे माना जाता है कि कोई भी बिजनेस फर्म अगर काम करेगी तो उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेगी। वो किसी के ऊपर जरूरी नहीं होते हैं, आप मैंडेटरी उसको नहीं कर सकते हैं। कभी वो फॉलो होते भी हैं और कभी ना भी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस नहीं कर पाएगी फर्म, वो बिजनेस कर सकती है और अकाउंट्स भी रख सकती है। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बिना अगर वो अकाउंट्स रख रही है तो उन अकाउंट्स को इनवैलिड माना जाएगा। उसको कहीं भी उसके थ्रू कुछ प्रूव करने की कोशिश की जाएगी तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं आपको पता ही है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि बेसिकली जो फिक्स्ड होते हैं, वो उसको सभी को मानना होता है। और अगर कोई बिना माने इसके ऊपर काम करेगा तो जो भी वो बनाएगा, जो भी अकाउंटिंग वो करेगा, वो इनवैलिड होगी, उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहला जो और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, ये जो बोर्ड पे कुछ लाइंस लिखी है मैंने, इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि आपको इजीली ये लाइंस समझ आए। बिजनेस एंटिटी में एक वर्ड आ रहा है एंटिटी, और जिसका मतलब होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है, पहचान। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको याद करना है पहचान से। अब ये पहचान किसकी? देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंट्स बोलता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है और उसकी कोई बिजनेस कंपनी है या बिजनेस फर्म है, तो इन दोनों को अकाउंट्स बिल्कुल अलग अलग समझता है, एक ही पर्सन नहीं समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि अगर किसी बिजनेस को 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है किसी साल में। ठीक है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ किसी बिजनेस की कंपनी को, तो वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वो अपने नाम का लिखेगी। वो ये नहीं लिखेगी कि ये जो मालिक है उसको प्रॉफिट हो गया या जो ओनर है उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हालांकि प्रॉफिट बाद में उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो मालिक के नाम पे ना लिख के वो अपने नाम पे लिखेगी कि इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो अकाउंट्स में इस चीज का ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा अगर मालिक कोई पैसा देता है कंपनी को, अब देखिए मालिक की कंपनी है, ओनर की कंपनी है, तो वो पैसा लगाएगा ही लगाएगा कंपनी में। तो कंपनी उसको अपना पैसा नहीं समझती है कभी भी। ठीक है, ये नहीं समझेगी मालिक भी मेरा है तो वो जो पैसा होगा वो भी मेरा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा स्टूडेंट्स। कंपनी क्योंकि अलग एंटिटी है, उसकी पहचान अलग है, तो वो उस पैसे को उधार लिया हुआ पैसा समझेगी और उसको लौटाना भी होगा। तो ये अकाउंट्स के हिसाब से आपको समझना है। वैसे बेसिकली अगर आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो आप सामने वाले को अगर कोई प्रॉफिट होता है तो आप अपने दोस्तों को बताते हैं, देखो मुझे प्रॉफिट हुआ इतने का, ठीक है, और मैंने अपनी कंपनी में पैसा लगाया इतने का। नॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स में जब आप अकाउंट्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपको याद रखना है कि कंपनी जो होती है और उसका जो ओनर होता है वो दोनों अलग पर्सन होते हैं। उनको अलग पर्सन मान के चला जाता है, तभी आपको अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो कुछ जगह पे। इतना क्लियर है? इतना और याद रखना कि जब भी आप अकाउंटिंग करने बैठोगे, जब भी आप अकाउंट्स बनाने बैठोगे, तो आपको कंपनी के हिसाब से सोचना है, क्योंकि आप क्या हो, आप क्या बनने वाले हो अकाउंट्स पढ़ के? आप अकाउंटेंट बनने वाले हो, आप ओनर नहीं बनोगे। हालांकि हो सकता है ओनर बन जाओ, लेकिन अकाउंट्स आपको कहां पे ले जाएगा, अकाउंटिंग आपको कहां ले जाएगी?
आपको एक अकाउंटेंट बनाएगी। और अकाउंटेंट कहाँ होता है? अकाउंटेंट एक जॉब करता है कहाँ पे? एक कंपनी में। तो वो कंपनी का हिसाब किताब रखता है, मालिक का हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं होती उसको। ठीक है, तो जो भी आपको सोचना है अकाउंट्स पढ़ते समय, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें या कोई भी थ्योरी पढ़ें, तो इतना याद रखना कि आपको कंपनी के हिसाब से सोच के चलना है। आप कंपनी के अंदर बैठे हुए हो और मालिक जो है वो कहीं भी घूम रहा है, वो बाहर घूम रहा है, क्योंकि उसने तो कंपनी को पैसा देके वो तो फ्री हो गया। अब जो मैनेजमेंट है वो संभाल रही होगी और बाकी हिसाब किताब का काम आपको संभालना है। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो अकाउंटिंग का बेस है वो यहीं से शुरू होता है। जब मालिक पैसा लगाएगा तभी अकाउंट्स बनाना शुरू करोगे और उसके बाद फिर बाकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो स्टार्टिंग का ही जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए सबसे पहला प्रिंसिपल बुक्स में यही दिया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको यह समझना है कि अकाउंटिंग के हिसाब से जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है वो दो अलग अलग पर्सन होते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि बुक लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको जब लिखना होगा तो एग्जाम्पल्स जो है वो तो आप मेरे यूज कर सकते हो, लेकिन आपको जो लाइंस है वो तो बुक में से ही लिखनी होगी। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पहला पार्ट, अकाउंटिंग एंटिटी, इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकते हैं। तो याद रखना, एक वर्ड कॉमन है जो कि मैंने आपको बताया है, एंटिटी। बस उसका ध्यान रख लोगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये पहचान से रिलेटेड था, और पहचान मतलब कंपनी की पहचान और ओनर की पहचान। बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो बिजनेस होता है या बिजनेस फर्म होती है, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ओनर के ट्रांजैक्शन ना कहला के वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंट्स के हिसाब से आपको बिजनेस को और उनके ओनर्स को बिल्कुल अलग रखना है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो आपको बिजनेस के हिसाब से सोच के चलना है, आपको ओनर के हिसाब से नहीं सोचना। ओनर को फायदा हो या नुकसान हो आपको नहीं सोचना, बिजनेस में फायदा नुकसान आपको देखना होता है। आई होप ये चीज क्लियर है। एग्जांपल्स दूंगा तो और क्लियर होगा, अभी आप आगे पढ़ते चलें। ओनर्स आर रिगार्डेड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। अब क्रेडिटर क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स आपको पता होगा, कंपनी जिन लोगों से उधार लेती है उनको बोलते हैं क्रेडिटर। उन जितने भी लोग, कंपनी ने जितने भी लोगों से उधार लिया होगा उन सभी को एक नाम दे दिया जाता है क्रेडिटर्स का। ठीक है, अब देखो, कंपनी का मालिक भी अगर पैसे देगा, कंपनी का जो ओनर होगा वो भी अगर पैसे देगा, तो कंपनी उसको अपना पैसा नहीं समझेगी कि ये तो मालिक ने दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपनी उसको उधार ही समझेगी। बस उस अकाउंट का नाम दूसरा होगा, उसको क्रेडिटर में ना डाल के उसका अकाउंट का नाम दूसरा होगा, जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको थोड़ी देर में। इतना क्लियर? तो कंपनी दो तरीके से उधार लेती है, याद रखिएगा, दो तरीके से उधार लेती है। एक तो मालिक से पैसा लेती है जो मालिक ने दिया, और अगर मालिक के अलावा किसी थर्ड पर्सन से उधार लिया है तो वो भी उधार माना जाता है। और याद रखना कि जो थर्ड पर्सन होता है उसके उधार को बोला जाता है लोन या क्रेडिटर्स, उनको क्रेडिटर्स बोला जाता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, उसके बाद ये एप्लीकेशन बताऊंगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रूल निकला है, ये जो बिजनेस प्रिंसिपल बना है, इससे अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें आई हैं, या इससे अकाउंट्स में कौन कौन से चीजें चलती है, कौन कौन से अकाउंट्स चलते हैं, देखते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, देखो पहले तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। देखिए, मान लेते हैं ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है और इसके अंदर अकाउंटेंट बैठा है। अकाउंटेंट कौन बैठा है? अकाउंटेंट, बिल्कुल। तो ये तो होगी कंपनी, फर्म बोल सकते हैं इसको, और ये हो गया अकाउंटेंट, यानी कि आप लोग। ठीक है, आप लोग अकाउंटिंग करने के लिए रखे गए हो वहां पे। अब क्या हुआ कि बिजनेस शुरू जब हुआ तो ये मालिक था बिजनेस का, जिसको ओनर बोला जाता है, प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं मालिक को। तो ये ओनर था, इसने कुछ पैसा बिजनेस को दिया। अब देखो, ओनर है तो भाई इसके टोपी भी लगा देते हैं, ठीक है, एक कैप लगा दी ताकि ये अमीर लगे। ठीक है, तो अमीर होते ही हैं, आपको पता है। चलो, इसने बिजनेस को पैसा दिया, इसने बोला कि देखो
मैं बिजनेस शुरू करता हूं, ये लो तुम 1 लाख रुपए ले लो, ठीक है, या 1 लाख रुपए कुछ भी अमाउंट आप डाल सकते हैं यहाँ पे। 1 लाख रुपए बिजनेस को इसने दे दिया कि अब आप बिजनेस चलाओ। इतना क्लियर? तो ये जो पैसा इसने दिया है, अब ये अकाउंटेंट जो कि कंपनी में बैठा है, अब आपको याद रखना है कि मैंने आपको बोला है कि अकाउंटेंट जो होता है वो कंपनी के हिसाब से चलता है, वो ओनर के हिसाब से नहीं चलता। और कंपनी क्योंकि अलग आइडेंटिटी है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें जो ओनर का पैसा इसने लिया है वो एक तरीके का उधार समझा जाएगा, और कंपनी उस उधार को वापस भी लौटाएगी समय आने पर, ठीक है। जब कंपनी कभी बंद होगी फ्यूचर में, या कभी कुछ मजबूरी हो जाती है जिसकी वजह से कंपनी को बंद करना होता है, तो उस केस में वापस करती है कंपनी। लेकिन ज्यादातर हमेशा वापस करने की बात नहीं होती है। आपको पता है ना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कि लंबे समय तक बिजनेस चलाना है, तो मालिक का पैसा उधार समझ लेती है कंपनी और अपने पास रख लेती है। लेकिन ये जो पैसा है ये ना ही क्रेडिटर के नाम से रखती है और ना ही किसी लोन के नाम से रखती है। इसके लिए एक नया अकाउंट खुलता है जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो कैपिटल मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल होता है किसी देश की राजधानी होती है कैपिटल, और इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं। अभी तक तो यहीं तक पढ़ा था ना। ये देखो एक नया कैपिटल निकल के आया, ये तीसरे तरह का कैपिटल है। और ये जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? कंपनी के ऊपर ओनर का उधार, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी, कोई कंपनी में आप अकाउंटेंट हो, तो जितना भी कैपिटल अकाउंट में आपको दिख रहा होगा ना, जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी ओनर ने पैसा लगाया होगा, वही आपको नजर आ रहा होगा। तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लो हमेशा के लिए, ठीक है। 2 साल पढ़ने वाले हो अकाउंट्स, 11th में 12th में, दोनों साल में ये चीज सेम रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। इतना क्लियर? ठीक है। चलो अब देखो कभी कभी क्या होता है, जो मालिक होता है उसको है ना दिया हुआ पैसा वापस भी लेना पड़ जाता है, कभी मजबूरी होती है। अब मान लो कि उसने 1 लाख रुपए अगर कंपनी में लगाया था, उसकी बेटी की शादी हो गई, ठीक है, उसकी बेटी की शादी की डेट निकल आई, तो अब ये कह रहा है कि भाई थोड़ा सा पैसा मुझे कंपनी में से निकालना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो उसने 10,000 रुपए निकाल दिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसको अमीर बताया था और ये 1,10,000 में खेल रहा है, कहाँ काहे का अमीर? तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे और जीरो बढ़ा लो, करोड़ लगा लो, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से चलो, लेकिन है अमीर क्योंकि इसने बिजनेस कंपनी खोली है, तो हम तो इसकी इज्जत करते हैं, हम तो अकाउंटेंट हैं। चलो अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, फर्म से पैसा निकाल लिया गया है 10,000 रुपए, तो इसको एक और नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये हालांकि आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखना, कैपिटल जब मालिक पैसा देता है और ड्रॉइंग्स जब मालिक पैसा निकाल लेता है, तो ये जो 10,000 रुपए है ये इसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी पर से उधार जो है वो कम हो गया और मालिक के पास पैसा पहुंच गया। क्या ये बात क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? ठीक है। तो अगर हम देखें तो जितना मालिक पैसा देता रहेगा उतना कंपनी के ऊपर उधार बढ़ता रहेगा, और जब मालिक ने पैसा वापस मांगा तो कंपनी के ऊपर से उधार कम हो जाएगा, कंपनी मालिक को पैसा दे देगी। अब मैंने आपको बताया था कि कंपनी को उधार देने वाला सिर्फ एक ही आदमी नहीं होता, और भी लोग होते हैं जो मालिक नहीं होते, वो साइड से उधार देते हैं, है ना, जिनका बिजनेस फर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी को पैसे की जरूरत थी तो हम लोगों ने उसका अरेंजमेंट करवाया कहीं और से। तो मान लेते हैं एक और आदमी था भाई, वो भी बड़ा आदमी था, ठीक है, तो ऐसा समझते हैं ये हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है ना, ये थर्ड पर्सन हो गया, जिसमें फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कंपनी हो गई, सेकंड हो गया मालिक, और थर्ड पर्सन ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने उधार दिया कंपनी को, अब सारा का सारा पैसा मालिक नहीं दे सकता है, इतना होता नहीं, कंपनी एक बड़ी चीज होती है। तो इसने जब उधार दिया तो कंपनी उसको 2 नाम से रिकॉर्ड कर सकती है। बेसिकली अगर किसी कंपनी से ही इसने उधार लिया है, मान लेते हैं इस कंपनी का बिजनेस पार्टनर थी, तो इन दोनों ने एक दूसरे से कुछ काम करवाया, और मतलब कहने का ये मतलब है कि इसने इसको कुछ सामान बेचा होगा या इससे कोई सामान खरीदा होगा और पैसे नहीं दिए, तो हो गया ना उधार।
तो मान लेते हैं कि इसने इससे सामान खरीदा और पैसे नहीं दिए, तो ये बन गया क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर बन गया। लोन भी होता है स्टूडेंट्स, लोन तब होता है जब बैंक का नाम आ जाता है, कोई बैंक हो गई, ठीक है, कोई बैंक हो गई या कोई ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जो उधार देता है, तो आप वहां पे लोन भी लिख सकते हो। हालांकि क्रेडिटर और लोन एक ही चीज होती है। ठीक है, तो जब कंपनी कंपनी मालिक से पैसे लेती है तो कैपिटल अकाउंट के हिसाब से चलाती है, और जब बाहर वालों से पैसे लेती है तो वो क्रेडिटर और लोन अकाउंट के नाम से चलाती है। आई होप ये चीज क्लियर है। तो यहां पर ये सभी जो अकाउंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये सभी अकाउंट्स बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पे ही चलते हैं। कुछ और अकाउंट्स भी हैं जो इस प्रिंसिपल से कनेक्टेड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट तो आपको मैंने समझा दिया क्या होता है। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मतलब क्या है? अब देखो, कंपनी के पास जब पैसा आता है तो कंपनी को भी तो ये दिखाना है ना कि मेरे पास इतना पैसा आया। सिर्फ उधार का पैसा तो चलिए ठीक है, उधार मेरे पास मेरा बढ़ गया, जब मालिक ने पैसा दिया तो मेरे ऊपर उधार बढ़ गया, लेकिन ट्रांजैक्शन दो जगह जाती है, कभी भी एक जगह नहीं जाती, है ना। तो दूसरी जगह कहां जाएगी? कंपनी ये दिखाएगी कि मेरे पास जो कैश आया वो 1 लाख रुपए आया। तो कहने का मतलब जब ये ट्रांजैक्शन हुई होगी पहली वाली, तो दो जगह गया होगा। कंपनी ने एक तो कैश बढ़ा लिया अपना, कंपनी ने क्या बढ़ा लिया? कैश बढ़ा लिया, और अपने ऊपर क्रेडिट भी बढ़ा लिया। ठीक है, क्रेडिटर, कहने का मतलब है अपने ऊपर क्रेडिटर बढ़ा, मतलब मालिक का पैसा था तो क्या लिखूंगा? क्रेडिटर तो लिखूंगा नहीं, कैपिटल लिखूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल भी एक उधार का होता है, तो एक उधार भी बढ़ गया और एक कैश भी बढ़ गया, तो ये दो जगह जाता है। तो कैश अकाउंट कंपनी का कैश अकाउंट होता है, और बैंक अकाउंट कंपनी का ही बैंक अकाउंट होता है। अब कुछ पैसा उसमें से बैंक में डलवा देगी कंपनी, और ये बैंक अकाउंट कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट नहीं होता, कंपनी का बैंक अकाउंट होता है, जो कि करंट अकाउंट होता है। ठीक है, तो कंपनी जो मालिक का पैसा है वो दो जगह रख सकती है, या तो अपने कैश अकाउंट में रख लेगी या बैंक अकाउंट में रख लेगी। कैश अकाउंट आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ड्रॉअर हो गया, किसी टेबल का ड्रॉअर है जिसमें पैसा रख लिया कंपनी ने, अकाउंटेंट ने पैसा रख लिया और बता दिया कि भाई मेरे पास इतना कैश है और इतना मैं बैंक में जमा करा रहा हूं, लेकिन है तो बिजनेस में ही ना दोनों। ठीक है, तो ये दोनों चीज बिजनेस की ही है, तो इसको अलग मत समझना। ठीक है, तो इसका मतलब ये बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से रिलेशन रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं एक और एग्जांपल देता हूं जहां पे कैपिटल अकाउंट का यूज होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं बैलेंस शीट का, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि बैलेंस शीट अभी इतनी जल्दी आपके कोर्स में आएगा नहीं, वो एंड में जाके आएगा, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट के बारे में आपको अभी से पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी होती है वो बैलेंस शीट जरूर बनाती है, ये इसके फाइनेंशियल अकाउंट्स में आ जाता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में आता है, और बैलेंस शीट सबसे एंड में बनती है, जब पूरा साल वो काम कर लेते हैं तो उसको शॉर्ट में देखने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आप इसको एल से याद भी कर सकते हैं, देखो एल हो गया लेफ्ट और एल हो गया लायबिलिटीज। ठीक है, और दूसरी साइड में बची हुई साइड में जो आता है वो आता है एसेट्स। अब इसका नाम क्या है? इसका ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब इसका नाम बैलेंस शीट क्यों पड़ा स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट इसलिए पड़ा क्योंकि पूरे साल बाद चाहे आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कर लो, हजारों कर लो, लाखों कर लो, ये जो शीट है इसका जब टोटल आप करोगे तो हमेशा बराबर आएगा, हमेशा बैलेंस होगा। ठीक है ना, लायबिलिटी साइड हमेशा एसेट साइड से बैलेंस होती है, ये इसको बनाने का मकसद होता है। ठीक है, अब देखते हैं बराबर कैसे आती है। देखिए स्टूडेंट्स, हुआ ये कि कंपनी ने जब ओनर से पैसा लिया, जब मालिक ने कंपनी में पैसा लगाया, तो कंपनी ने अलग अलग चीजें करना शुरू कर दिया। मान लेते हैं कंपनी ने एक मशीन खरीद ली, मशीनरी खरीद ली 10,000 रुपए की। ठीक है, कंपनी ने फर्नीचर खरीद लिया 5,000 रुपए का, फर्नीचर हो गया ये। उसके अलावा कंपनी ने एक मोटर कार खरीद ली जो कि कंपनी का काम करेगी। ठीक है, ये हो गई 15,000 रुपए की।
कंपनी ने कुछ लोगों को उधार भी दिया। देखिए ऐसा भी होता है ना, डेटर भी पढ़ा हमने, क्रेडिटर तो पढ़ा है लेकिन डेटर भी पढ़ा हुआ है। तो कंपनी ने कुछ लोगों को उधार दिया है 10,000 रुपए का, मान लेते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए ये सारी किस में आ जाती है, एसेट में। चलिए स्टॉक भी लिख देता हूं। मान लेते हैं कि यहां पे करंट एसेट्स भी हैं कुछ, करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में वैसे तो डेटर भी आता है लेकिन और भी कई चीजें आती हैं। तो करंट एसेट्स मतलब हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है 15,000 रुपए का हमारे पास। ठीक है, तो कंपनी ने इस तरह से मालिक के पैसे को यूज किया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कंपनी जो अपनी एसेट समझती है। कंपनी किसकी एसेट समझती है? अपनी। ये एसेट साइड मतलब होता है संपत्ति, कंपनी की जो खुद की प्रॉपर्टी है। तो कंपनी ने मान लिया कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो ये सभी अमाउंट जो है वो एसेट साइड में आता है। और लायबिलिटी साइड में क्या आता है? जो कंपनी के ऊपर उधार है बेसिकली वो आता है लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी का इंग्लिश में अगर मतलब समझे तो क्या होता है? एक जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी अकाउंट्स में क्या हो जाता है? उधार। तो बेसिकली कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो यहां पर जो भी लिखा होगा उसको चुकाना है। अब एक चीज ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, उधार में मान लेते हैं क्रेडिटर्स आ गया। अभी मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स जो होता है वो ऐसे लोग होते हैं जो हमको उधार देते हैं, जो कंपनी को उधार देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पे लिख दिया 20,000। ठीक है, उसके अलावा कंपनी के ऊपर लोन था 15,000 का, 15,000 का लोन था। तो ये तो दोनों पार्टी होती है, थर्ड पार्टी बाहर की पार्टी होती है ना, ये तो मालिक नहीं होते। मालिक तो अब आएगा। एक और अकाउंट खोल देते हैं जो कि कंपनी ने खोला हुआ था, कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आना चाहिए? देखिए ये 20 हो गया और ये 15 हो गया, 20 और, तो 20,000 यहां पे आना चाहिए। अभी 20,000 क्यों आना चाहिए? देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं वो दिन आ गए जब कंपनी अपना काम बंद कर रही है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। अब क्या होगा, कंपनी जब बंद करेगी तो कंपनी का अपना कुछ नहीं होता। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी को तो एक एक पर्सन बनाया गया है, उसको तो बनाया गया था, वो तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो उसको बनाया गया, उसको पैसे दिए गए, उसको बोला काम चलाओ, और जब अगर काम नहीं चल रहा है, काम बंद हो रहा है, तो हमारे पैसे लौटाओ। तो कंपनी ने क्या किया? देखो ये तो कंपनी का था नहीं, हालांकि जब तक पैसे लगे हुए थे तब तक कंपनी का था, लेकिन अब कंपनी बंद होने के कगार पर है। तो कंपनी क्या करेगी? मार्केट में जाके इन सबको बेचेगी। पहले उसने अपनी बुक्स में ये वाला अमाउंट लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये जो अमाउंट होगा इसको, ये सभी को, सारी चीजों को बेचने के बाद मान लेते कितना अमाउंट आ गया, टोटल करते हैं इसको स्टूडेंट्स। टोटल आ रहा है 55। कंपनी के पास 55,000 रुपए आ गए, है ना, 55,000 रुपए आ गए कंपनी के पास। अब कंपनी क्या वो पैसे अपने पास रख लेगी? नहीं, कंपनी बोलेगी भाई ये पैसा मेरा थोड़ी है जो मैं अपने पास रख लूंगी, या अकाउंटेंट बोलेगा ये पैसा मेरा थोड़ी है, मुझे तो सैलरी पे रखा था तो मुझे सैलरी मिल रही है टाइम से, ये पैसे पे मेरा अधिकार नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इस पैसे का? देखो इस पैसे को मुझे वापस करना है क्रेडिटर्स को, जिन्होंने मुझे लोन दिया है उनको, और सबसे जरूरी मालिक को। हालांकि मालिक का पैसा बाद में होता है, सबसे जरूरी इन दोनों का ही होता है, और मालिक को बाद में देखा जाता है, लेकिन पैसा सबका लौटाना है। तो बेसिकली ये 55,000 रुपए जो कंपनी ने कमाए हैं, ये कंपनी के पास से वापस चले जाएंगे। ये प्रोसेस होता है। अब देखो जितना कंपनी के पास एसेट थी उतनी ही कंपनी के पास लायबिलिटी थी, तो ये दोनों हमेशा बैलेंस्ड होते हैं। कहने का मतलब है कंपनी बोलती है भाई मुझे फ्री करो, मैं कोई जिम्मेदारी अब नहीं लूंगी, अब कंपनी को बंद करने का टाइम आ गया, तो मेरा कुछ है नहीं, तो मैं कुछ रखूंगी भी नहीं, जो मेरा था वो मालिक का था, या जिन्होंने मेरे ऊपर पैसा लगाया था उसका था। ठीक है, तो कंपनी के पास कितनी वैल्यू रह जाएगी? 0 रह जाएगी। तो जो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बनता है स्टूडेंट्स, वो भी कैपिटल अकाउंट के हिसाब से बनता है, आपने देखा। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट कहां से निकल के आया? ये अकाउंट निकल के आया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से। तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक था इसके पीछे। हालांकि जो बैलेंस शीट है मैंने आपको अभी बताया कि वो आखिरी चैप्टर्स में आएगी, जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम कर रहे होंगे तो उसमें बैलेंस शीट आती है, और उसके अलावा
जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे उसमें भी बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगी। मेरा जो मकसद था बेसिकली आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन देना था, उसको समझाना था, जो कि आप अच्छे से समझ गए हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूं, जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पहला पार्ट कर लिया है, और बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आऊंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का दूसरा पार्ट, जिसमें हम दूसरे प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।